हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ पे बेस्ड कुछ पीवाईक्यूज। इस सीरीज के ऑलरेडी कई सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं एंड मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं, और यदि आप नहीं परचेज कर सकते हैं तो आप यहाँ से भी लेक्चर से भी कवर कर सकते हैं और इसके बेसिस पे आप नोट्स बना सकते हैं। लास्ट लेक्चर में एक मिस्टेक हुई थी, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा 112 क्वेश्चन में। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। मैं एक बार आपको स्क्रीन दिखा दे रही हूँ ताकि आप को रिलेट कर सकें, और वो बाय मिस्टेक मुझसे हो गया था, इसको आप करेक्ट करिए प्लीज, है ना। 112 नंबर क्वेश्चन था जिसमें मैंने आंसर ए बता दिया था। ठीक है, ये मार्क के कारण गलती हो गई है, तो आप लोग इसको करेक्ट करिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, where exactly did Wordsworth first spy the 10,000 daffodils mentioned in his poem Daffodils? ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये आपको करेक्ट करना है। इसमें आंसर होगा सी। ठीक है, इसको आप करेक्ट करिए पहले। आंसर होगा सी इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन्होंने 10,000 डेफोडिल्स कहाँ देखा था, तो इन्होंने देखा था बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। ठीक है, यहाँ पे हाई ऑन द हिल्स एंड वेल्स, ये क्लाउड्स के लिए आया था, इसे आप लोग करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोग के साथ एक शॉर्ट्स भी शेयर करी है जिसमें मैंने वर्ड्सवर्थ की कुछ शॉर्ट पोएम्स के बारे में डिस्कस किया है। बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है, 2-3 मिनट्स के, और वो क्विक रिवीजन के लिए है जिसमें मैंने आपके साथ पोएम के बारे में कुछ बताया है, इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसके अलावा पोएम की इंपॉर्टेंट लाइन्स, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और इन लाइन्स को मैंने बताया है, और डैफोडिल्स को इन्होंने स्टार से कंपेयर किया है। ठीक है, स्टार्स ऑन द मिल्की वे, तो ये भी आप देखिएगा। तो इसका आंसर होगा सी, 112 का आंसर सी, इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस, और वर्ड्सवर्थ की सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे आज। कंप्लीट करने का मतलब ये है कि यूथ में जितने क्वेश्चन दिए हैं वहां से हम कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद मैं आपसे और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ठीक है, लाइक जैसे भी मुझे मिलेंगे क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 127 से। ओके, और आप में से ही एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि जब भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं तो मार्क करते रहूं, इससे कंफ्यूजन हो जाता है अगर मैं नहीं करती हूं। तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्क था तो इसलिए मैंने मार्क नहीं किया, बट आपकी बात को मैंने बिल्कुल ध्यान में रखा है, और अब मैं आज जो भी पॉइंट्स है मैं उनसे मार्क करते चलूंगी जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन एंड पेपर लेके रेडी रहिए, और जिनके पास बुक है वो बुक रख लीजिए। When was Wordsworth laureated? क्वेश्चन नंबर 127, when was Wordsworth laureated? Laureated मतलब होता है पोएट लॉरेट, ये कब बने? ठीक है, तो 1843 में ये बनते हैं, 1850 तक रहते हैं ये पोएट लॉरेट टिल हिज डेथ। और इनको पोएट लॉरेट किसके बाद बनाया जाता है, तो आप लिख सकते हैं रॉबर्ट सदे के बाद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रॉबर्ट सदे के बाद ये बनते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा ओल्ड एज के थे तो इन्होंने सबसे पहले रिफ्यूज कर दिया इस ऑनर को, ये कहते हुए कि वो बहुत ओल्ड थे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील ने उनसे रिक्वेस्ट करी और उनको ये बोला, यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू, मतलब आपको बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं बने पड़ेगी, ऐसा नहीं, क्योंकि पोएट लॉरेट का काम क्या होता है, पोएट लॉरेट का काम होता है ऑफिशियल वर्सेस को लिखना। लेकिन इनसे ये बोला गया कि आप वर्सेस ना लिखें, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इस तरह वो पोएट लॉरेट बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है दैट ही वाज द पोएट लॉरेट हु डिड नॉट हैव एनी बाउंडेशन टू राइट ऑफिशियल वर्सेस, और इस तरह वो 1843 में बनते हैं 1850 तक। ओके, और इन्हें 1842 में एक पेंशन भी मिलती है 300 पाउंड्स की, आप ये लिख सकते हैं 1842 में इन्हें 300 पाउंड्स की एक पेंशन भी मिलती है। ओके, और इसी के बाद उनको पोएट लॉरेट बनाया जाता है। जब ये पोएट लॉरेट का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इनको रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी पोएम द लॉस्ट लीडर में क्रिटिसाइज करते हैं, और वो ये कहते हैं फॉर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स ही लेफ्ट अस। क्यों? क्योंकि पहले वर्ड्सवर्थ विग पार्टी से बिलोंग करते थे जब वो यंग एज के थे, और उसके बाद उन्होंने बाद में टोरी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, लेटर ऑन ही बिकेम टोरी।
ठीक है, ये आप नोट करेंगे। ओके। और इनकी डेथ होती है, तो इनकी जब डेथ होती है तो ये किस बीमारी से ग्रसित थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम प्लूरिसी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। PLEURISY, PLEURISY, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लाइन से बहुत बार पूछी गई है। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ये लाइन कहाँ से है? मैंने ऑलरेडी कई बार आपके साथ डिस्कस करी है। ये लाइंस ली गई है टिंटन एबी से, और यहाँ पे टिंटन एबी में वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरथी को बोलते हैं टू हैव कंपनी विद नेचर, जो कि एक ट्रू फ्रेंड भी है और गाइड भी है। ट्रू फ्रेंड और गाइड कौन है? नेचर। तो यहाँ पे हम इस पोएम में वर्ड्सवर्थ की नेचर के बारे में क्या फिलॉसफी है वो हम देखते हैं। ओके। Who considered Wordsworth as the high priest of nature? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर ये कौन बोलता है? तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। आपके यहाँ पे आंसर के अकॉर्डिंग डी क्विंसी इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन मैंने कई जगह पढ़ा है मैथ्यू अर्नोल्ड के लिए कि मैथ्यू अर्नोल्ड इनको हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर बोलते हैं। आप इसको एक बार जरूर क्रॉस चेक करिएगा कि आंसर आपको क्या परफेक्ट मिलता है। वैसे अगर देखा जाए तो थॉमस डी क्विंसी का मुझे आंसर नहीं मिला है हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर का। और आपके मतलब सुविधा के लिए मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पे दो आंसर अलग अलग मिलते हैं, एक डी क्विंसी और एक है मैथ्यू अर्नोल्ड। तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू अर्नोल्ड ही आंसर लगा रही हूँ, ठीक है। डी क्विंसी में आंसर नहीं लगा रही हूँ। और मैथ्यू अर्नोल्ड ने इन्हें चीफ ग्लोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी बोला है, ये भी आप नोट करिएगा, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ क्लियर आंसर मिलता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या डिफरेंस आपको नजर आया है, क्योंकि मैंने बहुत जगह मैथ्यू अर्नोल्ड ही हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर देखा। तो आप एक बार जरूर बताइएगा इस आंसर में आपको क्या लगता है। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पब्लिश लिरिकल बैलेड्स इन विच ईयर? तो ये आंसर क्लियर है आपको, 1798 में इन्होंने पब्लिश किया था, जिसमें कॉलरिज ने केवल 4 पोएम्स को ही कंट्रीब्यूट किया था। और इनकी बहुत ही फेमस बैलेड है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये भी इसमें इंक्लूड की गई है। ये आप लोग जरूर नोट करिएगा कि कौन कौन सी पोएम लिरिकल बैलेड्स में इंक्लूड की गई है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रही हूँ 1798 में कौन सी पोएम आई थी, जिससे आपको आइडिया हो जाए। जो 1798 में जो वर्ड्सवर्थ की जो बहुत फेमस पोएम है वो है वी आर सेवन, द टेबल टर्न, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई एंड टिंटन एबी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, और भी पोएम्स हैं वो आप देखिएगा कौन कौन सी पोएम है। और 1800 की अगर मैं बात करूँ तो 1800 के कलेक्शन में जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं उसमें देखिए लूसी पोएम्स जो हैं वो पब्लिश होती हैं, ओके। और सॉलिटरी रीपर की भी पोएम आती है, माइकल, ठीक है। ये सारी पोएम्स आपको याद रखनी है, ओके। इसके अलावा पोएम इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में जो पब्लिश होता है उसमें डैफोडिल्स, माय हार्ट लीप्स अप रेनबो जो पोएम है वो पब्लिश होती है। इंटीमेशन ओड आती है, ठीक है। सॉलिटरी रीपर इसमें भी पब्लिश होती है। लंदन 1802, द वर्ड इज टू मच विद अस। तो मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ कि आप लोग कलेक्शन वाइज पोएम का नाम जरूर देख लीजिए कि किस कलेक्शन में कौन सी पोएम पब्लिश हुई है, ओके। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द पोएट ऑफ द लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पोएट ऑफ द लेक्स। तो वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है यहाँ पे। और अगर हम बोले लेक पोएट्स की अगर हम बात करें, देखो ओवरऑल लेक पोएट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी लोग जैसे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सदे इनको नाम दिया जाता है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सदे को लेक पोएट्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और किसने नाम दिया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रांसिस जेफरी ने एक रिव्यू दिया था, एडिनबर्ग रिव्यू, ठीक है। उसमें उन्होंने इनका नाम, इन सभी पोएट्स का नाम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सदे का नाम द लेक पोएट्स के नाम से लिया था। और ये जो पोएट्स हैं वो सभी लेक डिस्ट्रिक्ट पे रहते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें ये नाम दिया गया था। ये आपको नोट करना है, ओके। इन द हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी ये पोएट्स रहते हैं, ओके। So these poets were a group of English poets who all in the Lake District of England, UK at the turn of the 19th century. And as a group, they followed no single school of thought or literary practice then. They were named only to be uniformly disparaged by the Edinburgh Review and are considered part of the Romantic movement. Okay? Disparage इन्हें किया जाता है।
तो इसका मतलब होता है किसी को क्रिटिसिज्म करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिल्यूड। अब पार्ट्स आपको देखना है कितने पार्ट्स है, तो 14 पार्ट्स है, मैंने ऑलरेडी बताया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, इनका कौन सा वर्क है, विच वर्क इज ऑल्सो नोन एज स्पिरिचुअल बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी बाय वर्ड्सवर्थ, सो दिस इज द प्रिल्यूड। ओके, जिन्होंने भी लेक्चर प्रीवियस नहीं देखे हैं तो मेरी सलाह है उन्हें उनसे उन लेक्चर्स को जरूर देखें, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। द प्रेल्यूड और द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ब्लैंक वर्ड्स में है, ठीक है। 14 बुक्स है। इनकी वाइफ ने, मैरी हचिंसन ने इसको पब्लिश किया था और उन्होंने ही इसका टाइटल दिया है। यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन जो बनता है वो इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि इन्होंने जो इसकी स्टार्टिंग करी थी, जब प्लानिंग करी थी वो 1798 में ही कर ली थी, लेकिन ऐसा कई जगह मिलता है कि 1799 से 1805 के बीच में इन्होंने ये वर्क लिखा है, ठीक है। 1850 में पब्लिश होता है। और यहाँ पे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, दूसरा स्कूल टाइम है, हॉगशीट ग्रामर स्कूल नाम था, रेजिडेंट्स एंड एट कैम्ब्रिज। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है समर वेकेशन, तो समर वेकेशन इन्होंने रेजली कैलवर्ट का मेंशन किया है। कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स, कैम्ब्रिज एट द एल्प्स, रेजिडेंस इन लंदन, रेट्रोस्पेक्ट, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, रेट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा चैप्टर नंबर 3 रेजिडेंस एज एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स, रेजिडेंस इन लंदन, रेट्रोस्पेक्ट, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 9, 10, 11 कई बार आपका आ जाएगा इस तरह 9, 10, 11, ठीक है। रेजिडेंस इन फ्रांस, रेजिडेंस इन फ्रांस, रेजिडेंस इन फ्रांस, तीनों चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा। किस चैप्टर्स में इन्होंने फ्रांस का मेंशन किया है, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी इन्होंने बताया इसमें। और 12, 13, 14 इमेजिनेशन एंड द टेस्ट, ये सब चैप्टर तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो जो चैप्टर पूछे गए हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। हु इज द राइटर ऑफ रिक्लूस, तो रिक्लूस के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी थी। और इन्होंने इस पोएम को लिखने का प्लानिंग किया था और प्रिल्यूड को इसका इंट्रोडक्शन बनाने का प्लान किया था, बट ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, ठीक है। और अगर ये कंप्लीट हो पाती तो ये पैराडाइज लॉस्ट से काफी लेंदी पोएम होती, लगभग 3 गुना ये पोएम लेंदी होती अगर ये पोएम पब्लिश होती, क्योंकि इसका इन्होंने एक्सकर्शन पार्ट बनाने को सोचा था, प्रिल्यूड को इन्होंने इंट्रोडक्शन बनाने को सोचा था। प्रिल्यूड ऑलरेडी काफी लेंदी पोएम है, ये आपको पता ही है, ठीक है। प्रेल्यूड की इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है, अभी मैं डिस्कस करती हूँ आपसे। रिक्लूस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद रखना है, इसके सारे मेजर पॉइंट्स, ठीक है। इट कुड नेवर बी कंप्लीटेड, ये भी आपको याद रखना है। इन विच ईयर द प्रिल्यूड वॉज पब्लिश, तो हमने डिस्कस किया है 1850 में। इसकी पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज ब्लिसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, ये इसकी पहली लाइन है। और इन्होंने इसका टाइटल जो रखा था, पहला टाइटल वो था पोएम टू कॉलरिज, और इसकी थीम क्या है या सब टाइटल क्या है, ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये 1850 में इन्होंने पब्लिश किया था, इन्होंने नहीं, इनकी वाइफ ने पब्लिश किया था, ठीक है। हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के बारे में हमने बात करी थी। ये शुरुआती पोएम्स है इनकी, और इसको 1793 में इन्होंने पब्लिश किया है, ठीक है। 1793 में जोसेफ जॉनसन ने इसको पब्लिश किया है। एक और पोएम थी इसके साथ की, द इवनिंग वॉक, ये पोएम हीरोइक कपलेट में है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। के हीरोइक कपलेट, क्योंकि शुरू में इन्होंने, इनके ऊपर भी न्यू क्लासिकल एज का इफेक्ट रहा है, बाद में इन्होंने चेंज कर दिया है वो पैटर्न। ये पोएम डिस्क्रिप्टिव स्केचेस डिस्क्राइब करती है वर्ड्सवर्थ की ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग अ वॉकिंग टूर थ्रू द एल्प्स इन समर ऑफ 1789, ठीक है। When the French were celebrating the first anniversary of the fall of the Bastille, तो fall of the Bastille कब हुआ था, 14 जुलाई 1789 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ओके। और ये उन्होंने जो इनका टूर था वो कब का था, 1790 का टूर था, ये भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। 1790 में इनका टूर था, और इन्होंने यहाँ पे जो सिंपल लाइफ दिखाई है, ठीक है, सिंपल लाइफ को यहाँ पे दिखाया है। और एल्स क्या है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, एल्स क्या है, दिस इज द नेम ऑफ ए माउंटेन, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ ए माउंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। और इस पोएम में आपको इवनिंग वॉक में स्पेशली आपको फ्रेंच पोएट्स का इन्फ्लुएंस काफी देखने को मिलेगा इनके ऊपर, ठीक है।
136 क्वेश्चन देखते हैं। वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ऑलरेडी आपको बताई है ये लाइंस। ये द टेबल टर्न से ली गई है, ठीक है। बहुत लोग इसको टिंटन एबी लगा देते हैं बट ये गलत है। 1798 में ये पोएम लिखी गई थी और ये एक फिलोसॉफिकल पोएम है, ये आपको याद रखनी है। दिस पोएम इज अ फिलोसॉफिकल पोएम, ठीक है। और इसमें ये बताया गया कि नेचर से बड़ा टीचर कोई नहीं हो सकता, आपको बुक्स की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं बुक्स के बेसिस पे, वो कोई ज्ञान रियल ज्ञान नहीं है। हम जो एक्सपीरियंस के माध्यम से जो सीखते हैं, नेचर से जो सीखते हैं, वो सही नॉलेज है, वो ही रियल नॉलेज है, ठीक है। तो ये पोएम आप लोग जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम। और यहाँ पे जितनी भी पोएम दी, टिंटन एबी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ओड टू ड्यूटी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइन से, ठीक है। हु हैज रिटन रूथ, तो रूथ के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी थी। ये पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। रूथ पोएम आपको याद रखना है, नेम याद रखना है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है रूथ रूथ पोएम का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ये आप लिखिएगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर इज अनदर टाइटल ऑफ दिस पोएम। इसको इन्होंने 1799 में कंपोज किया था और ये एक ट्रैवल पोएम है, ठीक है। दिस इज अ ट्रैवल पोएम। रूथ के बारे में मैं आपको ये बता रही हूँ पॉइंट्स। नेक्स्ट पोएम है वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल इन विच पोएम, तो ये एक ही पोएम हो सकती है, आपको पता ही है। दैट इज इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ठीक है। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, इस पोएम को भी आप पढ़ेंगे, पूरी पोएम को आप अच्छे से पढ़ेंगे। 11 स्टैंजाज है टोटल। और इस पोएम को इन्होंने कंप्लीट किया है 1804 में और पब्लिश होती है 1807 में पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। इस पोएम को आप 3 मूवमेंट्स में देख सकते हैं, मतलब 3 यहाँ पे 3 पार्ट हैं। पहले 4 स्टैंडर्ड डिस्कस करते हैं डेथ को एंड द लॉस ऑफ यूथ एंड इनोसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द सेकेंड 4 स्टैंजाज डिस्कस द डिवाइन, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या डिस्कस करता है, 3 स्टैंजाज, सॉरी, पहला जो 4 स्टैंजाज है वो डिस्कस करता है डेथ के बारे में एंड लॉस ऑफ यूथ एंड इनोसेंस के बारे में। दूसरा 4th स्टैंजा जो है, जो नेक्स्ट पार्ट है, वो डिस्कस करता है डिवाइन के बारे में। और फाइनल 3 स्टैंजाज जो है वो एक्सप्रेस करते हैं होप को दैट मेमोरी ऑफ द डिवाइन विल अलाउ अस टू सिंपैथाइज विद आवर फेलो वन, ठीक है। कि जो हमारी जो डिवाइन से रिलेटेड जो मेमोरी है वो हमारे फेलो मैन के साथ हमारे अंदर सिंपैथी क्रिएट करने में हमें हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न देखिए, 4 + 4 + 3, टोटल कितना हो गया आपका 11 स्टैंजास, ये याद रखना है आपको। और ये इरेगुलर ओड का एक एग्जाम्पल है, ये भी क्वेश्चन बना है। हु हैज रिटन पीटर बेल, पीटर बेल किसने लिखा है, तो पीटर बेल लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। यहाँ से क्वेश्चन बनता है पीटर बेल द थर्ड किसने लिखा है, तो पीटर बेल द थर्ड लिखा है पीबी शैली ने, ओके, पीबी शैली ने, ये आप नोट कर सकते हैं, ओके। इस पोएम को हालांकि इन्होंने लिखा था 1798 में बट इसको 1819 से पहले पब्लिश नहीं किया गया था। इसी के साथ एक और भी पोएम है, ये आपको याद रखनी है, द वैगनर। द वैगनर, इसको भी 1805 में इन्होंने लिख दिया था लेकिन इन दोनों पोएम को साथ में ही पब्लिश किया गया था, ठीक है। एक और पोएम है जो आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रिवर डडन, ठीक है, द रिवर डडन। कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है इससे और आप लोग के लिए फैमिलियर थोड़ा सा कम है। ये भी इनका एक वर्क है, ये सोनेट की सीरीज है, ठीक है, इंडिविजुअल वर्क नहीं है, सोनेट सीरीज है, ये आप नाम याद रखेंगे, द रिवर डडन, ठीक है। वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था कॉकर माउथ कम्बरलैंड में, ठीक है, 7 अप्रैल 1770 को, ठीक है, 7 अप्रैल 1770 को कॉकर माउथ कम्बरलैंड में हुआ था इनका जन्म। और इनकी डेथ होती है 23 अप्रैल 1850 को। इनको बैरी किया जाता है सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब इनकी डेथ हुई थी तब ये कहाँ रह रहे थे, तो ये राइडल माउंट में रह रहे थे, ठीक है। कहाँ रह रहे थे, राइडल माउंट में, क्योंकि इन्होंने कई सारे प्लेस चेंज किए इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ही वॉज सफरिंग फ्रॉम प्लेरोसी एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। 141 क्वेश्चन, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको शॉर्ट्स में डिस्कस किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। द वर्ड इज टू मच विद अस, इंपॉर्टेंट लाइन्स,
और क्या क्या रेफरेंस है ये मैंने डिस्कस किया है। तो ये पोयम इन्होंने द वर्ड इज टू मच विद अस से ये लाइंस ली है, और इसको इन्होंने 1802 में लिखा है और कंपोज किया है, 1807 में पब्लिश किया जाता है। इसकी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्राइटन एंड प्रोटियस दो गॉड का यहाँ पे मेंशन किया गया है, सी गॉड है। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। ये लाइंस कहाँ आती हैं? लाइंस कंपोज अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबी। ये जब मैच्योरिटी की बात करते हैं, नेचर को जो उन्होंने समझा है मैच्योरिटी लेवल पे, वो बताते हैं, ठीक है। तो इस पोयम में आपको टाइटली स्ट्रक्चर्ड डेक्टासिलेबिक ब्लैंक वर्ड्स देखने को मिलेगा, इसी फॉर्म में लिखा गया है। और ये इसमें वर्ड्स पैराग्राफ है, स्टैंजा नहीं है, वर्ड्स पैराग्राफ है, ठीक है। इसका पूरा टाइटल आपको याद रखना है, 1798 पब्लिकेशन ईयर याद रखना है, ओके। नेक्स्ट पोएम है द 2 अप्रैल मॉर्निंग, नाम याद रखना है पोएम का, द 2 अप्रैल मॉर्निंग। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी है, और इस पोएम में वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस करते हैं द लॉस ऑफ द यंग गर्ल विथ लॉट्स ऑफ पेन एंड सॉरो। एक गर्ल है जो बहुत ज्यादा पेन और सॉरो महसूस कर रही है, उसका पेन और ग्रीफ ये एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और गर्ल का नाम क्या है? गर्ल का नाम है एशा। तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज लॉस्ट हिज डॉटर 30 years ago एंड ही मिस हिज डॉटर। जब वो एक गर्ल को देखते, लिटिल गर्ल को, हु लुक्ड लाइक हिज डॉटर एंड वाज एज ब्यूटीफुल एज हर डॉटर, he gave her love and all pain which was hidden in his the heart of old man. Then he wished her not to be her daughter as she died too young and he does not want the same for her. तो यहाँ पे एक मैन की स्टोरी दिखाई गई है, एक गर्ल की स्टोरी दिखाई गई है। तो एक गर्ल है जिसकी डेथ बहुत साल पहले हो गई थी और इसके फादर इसको बहुत याद करते हैं। इन्हीं की जैसे सेम लड़की को देखते हैं और इन्हें अपनी बेटी की याद आ जाती है, ठीक है। तो उनका अफेक्शन, उनका लव हमें यहाँ देखने को मिला है। द पोएट ऑफ द फेमस पोएम डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के पोएट कौन है आपको पता ही है, विलियम वर्ड्सवर्थ। और 2 डैफोडिल्स पोएम किसने लिखी? रॉबर्ट हेरिक। ये आपको याद रखना है, मेटाफिजिकल पोएट है रॉबर्ट हेरिक, उन्होंने 2 डैफोडिल्स पोएम लिखी है। डैफोडिल्स को 1802 में लिखा गया और 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया है, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेट्स? देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे डायरेक्ट, ये जो बहुत पहले का क्वेश्चन है आप देख सकते हैं 2003 का, अब बहुत समय हो गया है, 20 साल से ज्यादा हो चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन ही बनेंगे, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। फर्स्ट एडिशन आता है वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज का 1798 में। आपको ये याद रखना है जब फर्स्ट एडिशन आता है तो किसी का भी नाम नहीं रहता, नो नेम, ठीक है। किसी का भी नाम नहीं रहता, किसी भी राइटर का, एनोनिमसली पब्लिश होता है। सेकेंड एडिशन आता है 1800 में, फेमस प्रीफेस रहती है इसमें, और जिसमें इन्होंने अपनी थ्योरी और पोइट्री को दिया है, ये आपको याद रखना है। और सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस किए हैं, तो आप देख सकते हैं। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मतलब इनका जो पीक करियर रहा है, पीक टाइम रहा है करियर का, वो कब से कब तक रहा है? तो 1797 से 1798 का टाइम रहा है, क्योंकि इन्होंने लिरिकल बैलेट्स की प्लानिंग शुरुआत कर ली थी और लिरिकल बैलेट्स के लिए इन्हें जाना ही जाता है, ठीक है। तो कमेंसमेंट हम क्या कह सकते हैं? शुरुआत, ठीक है। तो शुरुआत कब हुई थी? 1797 से 98, और इसके बाद इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 years among 50 years, ये कहाँ तक कब कहाँ रहे हैं? 50 years कम्बरलैंड में रहते हैं, कम्बरलैंड के डेल्समैन के बीच में रहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वर्ड्सवर्थ स्टेड एट एल्फॉक्सडन विथ कॉलरिज एंड डोरथी हिज सिस्टर इन बिटवीन हिज रिटर्न फ्रॉम फ्रांस एंड पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, ठीक है। अपनी लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन के बीच का जो टाइम रहता है उसमें ये रहते हैं, कहाँ पे? कम्बरलैंड डेल्समैन में, सॉरी एल्फॉक्सडन में रहते हैं। और इसके बाद ये हॉक्सशीड में भेज दिए जाते हैं, ठीक है। हॉक्सशीड ग्रामर स्कूल आपने पढ़ा है। ही लिव्ड द लास्ट हाफ सेंचुरी ऑफ हिज लाइफ विद कम्बरलैंड एट राइडल माउंट इन लेक डिस्ट्रिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अपनी लाइफ का जो हाफ सेंचुरी, लगभग 50 years इन्होंने कम्बरलैंड एट रॉयल माउंट, राइडल माउंट में बिताया, लेक डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने आपको ये बताया भी था कि जब इनकी डेथ होती है तो ये राइडल माउंट में रहते हैं, ठीक है। अब ये ईयर मैंने क्यों लिखा है अभी मुझे ध्यान नहीं है, ये आप इसको छोड़ दीजिए।
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। अब आपने इतनी पोएम पढ़ी है तो अब आपको पता चल रहा होगा कि कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ की नहीं है। माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, ये सारी वर्ड्सवर्थ की पोएम है। द मे क्वीन मैंने आपको बताया था, टेनिसन की है द मे क्वीन, ठीक है। और रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का दूसरा नाम जो है वो लीच गैदरर भी है, इंपॉर्टेंट है, द लीच गैदरर, फिलोसॉफिकल पोएम है, ठीक है। ओके, तो मे क्वीन जो है वो पोएम नहीं है, ये आपको याद रखनी है। और रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इसको 1807 में पब्लिश किया जाता है, ये हमें पता ही है। माइकल पोएम को पब्लिश किया जाता है 1800 में, ये अभी मैंने आपको बताया था, लिरिकल बैलेट्स के सेकेंड एडिशन में पब्लिश किया गया था। इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, इसे 1807 में पब्लिश किया गया था, ठीक है, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। वर्ड्सवर्थ learned that words may build a princely throne on humble earth from, ये पोएम, ये इन्होंने लाइंस कहाँ से सीखी है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी पोएम में किसका इन्फ्लुएंस रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट बर्न्स से इन्होंने ये चीज सीखी है, दैट वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रुथ्स, मतलब कि जो पोएट्री का जो थीम हम कह सकते हैं वो हमें कॉमन मैन को बनाना चाहिए। और क्योंकि जो रॉबर्ट बर्न्स हैं इन्हें हम प्लोमैन पोएट के नाम से भी जानते हैं और उन्होंने कॉमन मैन को ही अपने पोएम की थीम में रखा है, तो ये हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। Robert Burns, 1759 to 1796, he is called Plowman Burns and Poetry of Common Man. Hence, Wordsworth learns words may build a princely throne on humble truth from him and continued it in Michael Solitary Reaper. तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, प्लाउमैन बर्ड से या प्लाउमैन पोएट के नाम से रॉबर्ट बर्न्स को जाना जाता है, ठीक है, ओके। In his quest for true significance of life on its simpler level, Wordsworth resemble, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट सिंपलर लेवल, ये इन्होंने कहाँ से सीखा, तो जॉर्ज क्रैब से सीखा। किससे सीखा, जॉर्ज क्रैब से, ठीक है। तो ये जो इन्होंने लाइफ को सिंपल सिंपल लेवल पे जो सीखा है या सिंपल चीजों में इन्होंने लाइफ को सीखा है, वो जो चीज है, वो जो पॉइंट है वो जॉर्ज क्रैब से कोरिलेट होता है, जो कि राइटर थे कॉमन लाइफ के, ठीक है। रॉबर्ट बर्न्स वॉज लवर ऑफ टैवर्न्स, ये हमने अभी रॉबर्ट बर्न्स के बारे में देखा, तो आपको ये याद रखना है, रॉबर्ट बर्न्स वॉज लवर ऑफ टैवर्न्स एंड विलियम ब्लेक वॉज मिस्टिक पोएट। विलियम काउपर इन्हें टिमिड बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो फ्रेज हैं ये पर्टिकुलर राइटर के लिए लिखे गए हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एक्सकर्शन डेटेड 1814 मार्क द बिगनिंग ऑफ, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1814 में इन्होंने इसको पब्लिश किया था और ये माना जाता है द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, ठीक है। इस पोएम के पब्लिकेशन के बाद इनका पोएटिक जीनियस का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी घटनाएं भी इनके जीवन में होती हैं, कुछ ऐसी इंसिडेंट्स होती हैं जिसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 152, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। She gave me eyes, she gave me ears, and humble cares and delicate fears. She gave me eyes, she gave me ears, and humble cares and delicate fears. ये लाइन कहाँ आती है, तो डोरथी वर्ड्सवर्थ के लिए इन्होंने लाइन लिखी है, द स्पैरोज नेस्ट की लाइन सही है, ठीक है। द स्पैरोज नेस्ट की लाइन्स हैं, शी गेव मी आइज, शी गेव मी ears, and humble cares and delicate fears. डोरथी वर्ड्सवर्थ। पोएम का नाम आप लिख लीजिएगा। द प्रिल्यूड वॉज रिटन इन, तो हमने डिस्कस किया था, इसको कंप्लीट कर दिया गया था, या इनकी तरफ से जो लिखा गया था वो 1805 में लिख दिया गया था। एंड इट रिकॉर्ड्स द इम्प्रेशंस मेड अपॉन वर्ड्सवर्थ माइंड फ्रॉम हिज अर्लीस्ट रिकलेक्शन अंटिल हिज फुल मैनहुड, ठीक है, इन 1805। When the poem was completed, it was not published till after Wordsworth's death. हालांकि इस पोएम को लिख तो दिया गया था 1805 में, बट इसे पब्लिश नहीं किया गया था, ठीक है, इनकी डेथ तक। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वॉज विटनेस टू द मिडिल स्टेजेस ऑफ, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1791 में इन्होंने मिडिल स्टेज किसकी देखी है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन की, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ मेड हिज फर्स्ट ट्रिप इन 1790, आप लिख सकते हैं। इनकी फर्स्ट ट्रिप होती है 1790 में और इसके बाद 1791 में इनकी अनदर ट्रिप होती है और उस समय ये एनेट एनेट वेलन से मिलते हैं, ठीक है।
एनेट वेलन से भी मिलते हैं। ही फेल इन लव विद हिम, ही फेल इन लव विद हर। और इनकी एक डॉटर भी होती है जिनका नाम होता है कैरोलिन, ठीक है। बट ड्यू टू वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस इनको वापस लौटना पड़ता है, ठीक है। So Wordsworth made his second trip to France in 1791 along with young Oxford Republicans. He joined Girondists to participate the French Revolution. ये important है। इन्होंने किस ग्रुप को ज्वाइन किया था? तो जिरोंडिस्ट ग्रुप को ज्वाइन किया था फ्रेंच रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन का मिडिल स्टेज देखा था 1791 में। Who said Milton thou shouldst be living at this hour? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लंदन 1802 या 2 मिल्टन की ओपनिंग लाइन है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। और इस पोएम के आप लाइंस को जरूर देखिएगा, ठीक है। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ castigates the English people at stagnant and selfish and eulogizes 17th century poet जॉन मिल्टन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पोएम मैंने डिस्कस करी है तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें इंग्लिश पीपल को बोलते हैं कोई स्टैग्नेंट हो चुके हैं, सेल्फिश हो चुके हैं। और 17th सेंचुरी के जो पोएट मिल्टन उनको वो कॉल करते हैं, उनको वो आप कह सकते हैं इन्वोक कर रहे हैं इसमें कि वो लोगों को मोरालिटी सिखाएं, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे 161 तक ही। इसके बाद नेक्स्ट मैं जल्दी ही आपके लिए लेक्चर अवेलेबल कराऊंगी क्योंकि क्लास फिर लेंदी हो जाएगी, फिर आपके लिए बहुत थकान भरा क्लास हो जाता है ना। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोइस्टिकल सबलाइम? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये किसने बोला है? जॉन कीट्स ने बोला है। इन्होंने 27 अक्टूबर 1818 को रिचर्ड वुडहाउस को एक लेटर लिखा था जिसमें इन्होंने कहा है द वर्ड्सवर्थियन और इगोइस्टिकल सबलाइम। क्यों? Because of the qualities in his temperament and writing, his aloofness, his matter of factness, his austerity and the self concern. तो अगर आप वर्ड्सवर्थ की पोएम को देखें तो ज्यादातर इन्हीं के ही आइडिया दिखते हैं, इन्हीं के ही थॉट दिखते हैं, इसलिए इन्होंने इगोइस्टिकल सबलाइम बोला है। वर्ड्सवर्थ was too preoccupied with his own self to take an objective view of things. तो वर्ड्सवर्थ इतने ज्यादा ऑक्युपाइड रहते थे अपने खुद ही के आइडिया से, अपने खुद ही के सेल्फ आप कह सकते हैं कि उन्होंने ज्यादातर चीजों का ऑब्जेक्टिव व्यू दिखाया ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इन्होंने इन्हें इगोइस्टिकल सबलाइम बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। और शैली ने इन्हें सिंपल एंड डल बोला है, ये आप नोट कर सकते हैं। हु कॉल्ड हिम सिंपल एंड डल? तो शैली ने बोला है। लॉर्ड बायरन भी आपको कहीं कहीं दिख जाएगा ना। फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये लाइन हमने अभी डिस्कस करी है। ये किसने बोली है? वर्ड्सवर्थ के लिए बोली है। और किसने बोली? ब्राउनिंग ने बोली, ठीक है। ब्राउनिंग ने बोली है, ये लिखा भी है। द लॉस्ट लीडर से ये लाइन ली गई है और ये 1845 की पोयम है जिसको इन्होंने ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स में कलेक्शन में पब्लिश किया था। किसने पब्लिश किया था? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। एंड इस पोयम में उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है, बिरेट किया है। व्हाई? बिकॉज वर्ड्सवर्थ डिजर्टेड द लिबरल कॉज। और फिर उन्होंने दूसरी पार्टी बदल ली, ठीक है। हिज लैप्स फ्रॉम द हाई आइडियलिज्म, उन्होंने जो उनकी हाई आइडियलिज्म से जो उनका रिवर्स रहा है उसको क्रिटिसाइज किया है यहाँ पे, ओके। 158 ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल। तो अभी हमने डिस्कस किया एनेट वेलन से ये लव करते हैं। मैरी हचिंसन इनकी वाइफ है और साइमन ली पोयम है, ठीक है। 1791 में वो मिलते हैं एक लेडी से जिनका नाम है, फ्रेंच वुमेन है एनेट वेलन, who in 1792 gave birth to their daughter Caroline, but due to financial problem and Britain's tense relation with France, forced him to return to England alone the following years. तो ये ब्रिटेन की जो टेंशन भरी जो कंडीशन थी, वॉर लाइक सिचुएशन और फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम थी, इसके कारण इन्हें लौटना पड़ता है लंदन, ठीक है। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, ये लाइन किसने बोली है? वर्ड्सवर्थ ने बोली है। Every great poet is a teacher and I wish either to be considered as a teacher or nothing. ये इन्होंने अपने एक लेटर में लिखी है लाइन, ठीक है। 160 क्वेश्चन है। One impulse from a vernal wood may teach us more of man, of more evils and of good. देखिए ये सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है। Of all the sages can, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि नेचर जो तुम्हें सिखा सकता है, वो जितनी भी किताबी ज्ञान जो जितने भी सेंट्स सेजेस ने दिया उससे कहीं ज्यादा तुम्हें एविल और गुड की
चीजें या डिफरेंस नेचर सिखा सकती है। तो द टेबल टर्न की लाइन है और आप लोग टेबल टर्न जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, द टेबल टर्न। नेक्स्ट है जो आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड। द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल। ये लाइंस कई बार पूछी गई, द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल। तो ये लाइंस ली गई है लैडोमिया से, लैडोमिया, ठीक है। ये इनकी पोएम है 1815 1845 इसका ईयर है और ये एक नैरेटिव पोएम है और ट्रोजन वॉर की स्टोरी पे बेस्ड है। ये आप जरूर लिख लीजिए, द पोएम लैडोमिया, इट इज बेस्ड ऑन द ट्रोजन वॉर एंड इट इज अ नैरेटिव पोएम, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हैं इसका जो सोर्स है वो वर्जिल का एनीड है, ओके, एनीड से लिया गया है, ओके। और आप इसकी समरी एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसको 1814 में लिखा जाता है और 1815 में ये पब्लिश होती है, ठीक है। आई थिंक इसको दोबारा रिवाइज किया जाता है 1845 में। ये आप इसका ईयर एक बार जरूर देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्यों लिखा है। जहां तक मुझे ये है कि ये रिवाइज होती है 1815 के बारे में मुझे श्योर है कि इट वॉज पब्लिश्ड इन दिस ईयर, ओके। और इसकी आप एक बार शॉर्ट समरी जरूर देख लीजिएगा। इसमें लैडोमिया के माध्यम से सोल की वीकनेस दिखाई गई है, ठीक है। इसमें ये दिखाया गया कि जो इनका लव है वो कहीं ना कहीं इनकी जो लव की इंटेंसिटी है उसको रोक के रख रहा है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के सेक्रीफाइस को उतना वैल्यू नहीं कर पाती हैं, उसे उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये जो इनका लव है ये बांध के रखता है और जो लव का जो हायर जो ट्रुथ है या जो हायर लेवल है उसे वो नहीं उतना गेन कर पाती हैं, ठीक है। तो आप इस स्टोरी को जरूर देखिएगा। इस पोएम में जो स्टोरी बताई गई उसे एक बार चेक देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि क्या स्टोरी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे एंड आई विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून एंड आई होप दैट दिस सीरीज वाज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू फॉर रिवीजन। सो आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि वेदर द सीरीज वाज हेल्पफुल, whether the series is helpful or not, okay. So I will meet you again in the next session. Till then, take care and keep on doing preparation and take care. Thank you.